नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 17 सितंबर का दी हिंदू को एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये क्लास डेली 6 बजे सुबह लाइव होती है और 15 से 20 मिनट में पूरे दिन की जो दी हिंदू होती है उसमें एडिटोरियल शामिल होता है, एनालिसिस होता है। इसका PDF जर्नी टू IAS PCS चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। पहली खबर देखते हैं। पहला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जैसे कि आपको पता है बिहार में SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है बिहार में और इसका जब प्रयोग किया गया, बहुत पहले कई बार बता चुका है, इसलिए इन शॉर्ट देखते हैं। जब इसका प्रयोग हुआ, यानी कि वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है बिहार में, कर दिया गया, तो 65 लाख लोग बाहर हो गए। फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि डेटा बताइए जो जो लोग बाहर हो गए हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना कर दिया, तो सारी चीज़ें। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को भी 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता दे दी है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट निकाले थे जिनके आधार पे आपकी जो वोटर लिस्ट है उसको ऑथेंटिक माना जाएगा, यानी कि आपका जो वोट है वो ऑथेंटिक माना जाएगा अगर वो 11 डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि राशन कार्ड हुआ, डोमिसाइल वगैरह हुआ, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल मैं 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड को स्वीकृति में दिए दे रहा हूँ। फिलहाल में चुनाव हो जाए, उसके बाद में देखा जाएगा कि क्या आगे किया जाएगा। तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जो SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, आधार कार्ड को 12th वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर वोटर वेरिफिकेशन के रूप में स्वीकृति दे दी है। तो ये बात आई है, ठीक है। लेकिन याद रखना दोस्तों कि आधार कार्ड का मतलब, गुड मॉर्निंग, आधार कार्ड का मतलब नागरिकता नहीं होगा। नागरिकता एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है सिटीजनशिप, ठीक है। वोट डालने का आपको अधिकार है, इसका मतलब नागरिक नहीं आप हो जाओगे, ये चीज़ याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी। और सुप्रीम कोर्ट को आधार कहाँ से मिला? तो सुप्रीम कोर्ट को आधार मिला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1950 है। 1950 का रोपा अधिनियम जो है, उसकी सेक्शन है सेक्शन 23 और क्लॉज 4, 23 क्लॉज 4, उसमें कहा गया है कि वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए आपके आधार कार्ड को माना जाएगा। जब सरकार ने ही बोल दिया है, उनकी सेक्शन में ही इसमें 1950 की जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि आधार कार्ड को वोटर ऑथेंटिकेशन का एक टूल्स माना जाएगा। तो वह सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कह दी, या तो यहाँ ऐसी बात न लिखी होती। तो ये चीज़ें हुई हैं। तो फिलहाल में जो लोग बाहर हुए हैं, देखते हैं उनमें से कितने लोग दोबारा अंदर हो सकते हैं, मतलब वोट दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। डिस्प्यूट क्या चल रहा है? डिस्प्यूट ये चल रहा है कि सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट से कि अगर जो चीज़ आपने कह दी है अब यही चीज़ मानी जाएगी, तो इससे तो बहुत सारे बांग्लादेश है, रोहिंग्या है, ये सारे आए लोग हैं, तो ये तो अवैध घुसपैठी है। और आपको पता है कि आधार कार्ड तो बड़ा आसानी से बन जाता है। जब आधार कार्ड इतनी ईजिली बन जाता है तो वो सभी वोट दे देंगे, तो अवैध घुसपैठी भी वोट दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और है कि याद रखना कि वोट देना एक लीगल राइट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आधार कार्ड जो है आपकी वोटर को प्रूव करती है कि वोट आपका है, ठीक है। आपकी सिटीजनशिप, आपकी रेजिडेंस, इन सबको प्रूव नहीं करती है, याद रखना। 2018 में एक PYQ आया है, UPSC ने पूछा था आधार कार्ड को लेकर, तो उसी हिसाब से ये काफ़ी चर्चे में SIR, तो इन सब चीज़ों को देखते रहना, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। अगली खबर है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी केस क्या है? केस नहीं, मामला ये है कि ये एक बॉडी है। जब भी आप समुद्र में जो हाई सी होता है, हाई सी का मतलब जैसे कि ये भारत है और यहाँ का करीब इतना, इसको हटा दो, ये श्रीलंका हो जाएगा। ये 200 नॉटिकल मील है, तो ये EEZ होता है क्षेत्र, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर तो भारत का पूरा अधिकार होता है। भारत कोई भी मिनरल्स यहाँ पे निकाल सकता है, सारी चीज़ें, ठीक है। भारत यहाँ मिनरल्स होंगे तो भारत उनको एक्सप्लोर करेगा, उनको निकाल लेगा। लेकिन इसके बाद का जो सी होता है, ये है ये सारा, इसे हाई सी कहते हैं, ठीक है, हाई सी। इन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, इन पे पूरी दुनिया का अधिकार होता है, ठीक है, किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है।
तो भारत सरकार ने क्या किया था, भारत सरकार ने 2 लोकेशन थी। एक लोकेशन ये है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहीं पे मॉरिशस वगैरह पाया जाता है, ये है कार्ल्स रिज है, एक ये लोकेशन है। एक ये है ANS, इसका जो नाम है उसको ANS को कहते हैं अफेंसी निकितन सी माउंटेन, इसको कहते हैं। इन दोनों जगह पर भारत सरकार ने मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था, इनसे डिमांड की थी, तो इसने लाइसेंस दे दिया। फिलहाल में लाइसेंस यहाँ का मिल गया है, कार्ल्सबर्ग जो रिज जगह है ना, कार्ल्सबर्ग रिज जगह है, यहाँ का लाइसेंस मिल गया, यहाँ का लाइसेंस अभी नहीं मिला है। तो अब भारत सरकार यहाँ पे जो पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स होते हैं तो उनको एक्सप्लोर कर सकती है, जैसे कॉपर हुआ, आपका मैग्नीज हुआ, निकिल हुआ, सिल्वर हुआ, ये सारी चीज़ें होती है। बाकी चीज़ें क्या हैं मैं आपको इनमें से बता दे रहा हूँ। देखिए, जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, इसने भारत सरकार को, जो हिंद महासागर में एक जगह स्थित है कार्ल्सबर्ग रिज, इसको लाइसेंस दे दिया। भारत सरकार यहाँ से जो आपके पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स होते हैं, इनको यहाँ से खनन करेंगे, निकालेंगे। खनन का मतलब जैसे कि जमीन से खुदाई करते हैं, बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, ऐसे ही समुद्र के अंदर खुदाई होगी, मिनरल्स निकालेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि यहाँ पर जो अथॉरिटी होती है वो पूरी इंटरनेशनल लेवल पे होती है, हमारा अधिकार सिर्फ यहाँ तक होता है, उसके बाद ये जो होता है वो लाइसेंस यही देते हैं। ये जो है अनक्लोज, आपने एक एग्रीमेंट वो एक्ट पढ़ा होगा अनक्लोज 1982 का, उसी के अधीन एक बॉडी होती है ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो इसने भारत सरकार को लाइसेंस दे दिया है, ठीक है। और जो पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स क्या होते हैं, ये कॉपर, सिल्वर, मैग्नीज, निकिल, ये सारे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें रेयर अर्थ में, जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं उनमें, उनकी कैटेगरी में आते हैं। मेनली ये मिलते कहाँ पे, जहाँ पर भी रिज होती है। रिज का मतलब होता है जैसा प्लेटें होती हैं, एक प्लेट होती है उनमें कन्वर्जन होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पास आती हैं और एक नीचे सबडक्ट हो जाती है, नीचे चली जाती है, और एक होती है जिसमें डाइवर्जन होता है, ऐसे होती है जहाँ प्लेटों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बीच में मैग्मा भी निकलता है, जैसे कि आप देख लो, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो यहाँ पे मैग्मा निकलेगा। और जो ये मैग्मा निकलता है, यहीं पे कई सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उन्हीं मिनरल्स को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड जो है, इनके बारे में देख लो। ये डीप ओशन में मिलते हैं, बहुत गहरे समुद्र में मिलते हैं, पाए जाते हैं, जो मैग्मा होता है उन्हीं में पाए जाते हैं। जैसे मैंने बता दिया था, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, इन्हीं को रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं। इनके प्रयोग क्या होते हैं, आपकी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, गुड मॉर्निंग, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनकी बैटरीज बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उनमें प्रयोग होता है, फोटोवोल्टिक सेल वगैरह बनते हैं उनमें प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे गैजेट बनते हैं उनमें प्रयोग होता है। और दुनिया में तो अधिकांशतः जो चीज़ें यूज की जा रही वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज कितना किया जाता है, गैजेट का, ठीक है। तो इन सब में प्रयोग होते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। अब इसका लाभ क्या होगा, इसका लाभ होगा कि स्ट्रेटेजिक मिनरल है ये, हमारे पास ये मिनरल, हमें लाइसेंस मिल गया, हम यहाँ से खुदाई करेंगे, मिनरल्स को निकालेंगे। जब हमारे पास मिनरल आ जाएंगे तो स्ट्रेटेजिक रूप से हो जाएंगे ना, हमें पावर मिलेगी, हम बहुत सारी डिफेंस में भी इसका यूज़ करेंगे। एनर्जी ट्रांजिशन में लाभ मिलेगा। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है कि फॉसिल फ्यूल्स वाली जो जीवाश्म ऊर्जा है उसको छोड़ करके, जिससे कार्बन निकलता है, ग्रीन हाउस गैस निकलती है, उसको छोड़कर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको अपनाना, इसे कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। यानी कि जो खराब एनर्जी है उसको छोड़कर, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सबको छोड़कर अच्छे ऊर्जा पे काम करना, रिन्यूएबल एनर्जी, उसे एनर्जी ट्रांजिशन कहते हैं। तो इसमें लाभ मिलेगा हमें, ठीक है, टेक्नोलॉजी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में ये यूज हो रहा है। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ब्लू इकोनॉमी एक अलग, एक सेपरेट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको पढ़िएगा। ब्लू इकोनॉमी को इन शॉर्ट ये है कि जो भी समुद्र है, समुद्र की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देना, उसे ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। चाहे जहाजरानी को बढ़ाना हो, चाहे माइनिंग करनी हो, चाहे टूरिज्म को बढ़ाना हो, चाहे सी बीट की बात हो, इन सब चीज़ों की। इंडियन ओशियन में जो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने जाएंगे, ठीक है, इनकी माइनिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा प्रभाव भी तो पूरे हिंद महासागर में बढ़ेगा ना। तो हमारा प्रभाव बढ़ रहा है तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि चीन हिंद महासागर में प्रयास कर रहा है अपना बढ़ाने का, तो ये चीज़ हो रही है। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस ये है कि जब भी ये चीज़ें देखो यहाँ से निकालोगे और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और हमारे पास उतनी अभी फिलहाल में तो टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि आपको बहुत AI चाहिए,
रोबोटिक्स चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, सबमरीन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। इन्वायरमेंट दूषित होगा, जब निकलेगा तो समुद्र में प्रभाव पड़ेगा, एनवायरनमेंट दूषित। जियोपॉलिटिकल एक इशू आ जाता है, जैसे ये वाला है ANS, ठीक है ना, ये वाली जो लोकेशन है इसके लिए भी हमने कहा है कि लाइसेंस हमें मिल जाए यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन जो श्रीलंका है, ये आपका श्रीलंका है, ये इस पर अपना दावा करता है, तो अब इसको लाइसेंस इसको दिया जाए या फिर भारत को दिया जाए, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी जियोपॉलिटिकल रीजन आ जाता है, ये भी चिंता का विषय बनता है। और कुछ तो है नहीं कि जो अनुमति लेनी होती है तो ये बॉडी दे देती है। ये जो अनक्लोज है ना, 1982 का एक नियम है, उसके अधीन बॉडी आती है और इसका जो हेडक्वार्टर है जमैका में है। इतनी खबरें थी। अभी ये बंजारा कम्युनिटी है एक महाराष्ट्र की। देखो, महाराष्ट्र राज्य में एक बंजारा कम्युनिटी रहती है। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और भी कुछ राज्य हैं जहाँ पर ये बंजारा कम्युनिटी पाई जाती है। इन सभी राज्यों में सिवाय महाराष्ट्र को छोड़कर बंजारा कम्युनिटी को ST का दर्जा प्राप्त है, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त है। लेकिन महाराष्ट्र में इस प्रकार का कोई दर्जा प्राप्त नहीं है। सुप्रभात सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी जवाब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अभी एक फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब सुनिए बात को, जब लाइव आऊँगा तब आपको आंसर कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये महाराष्ट्र में डिमांड की जा रही है कि इनको भी बंजारा कम्युनिटी को महाराष्ट्र में भी ST शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए, स्टेटस दे दिया जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन UPSC ने 2017 में पूछा था कि मध्यकाल में बंजारा जो कम्युनिटी थी ये क्या काम किया करते थे। तो उसमें ऑप्शन था ये किसान थे, ऑप्शन था ये ट्रेडर हुआ करते थे, ऑप्शन था ये मजदूर हुआ करते थे, कुछ और बताया था एक, तो ये ट्रेडर हुआ करते थे। आप जानते हैं बंजारा कम्युनिटी होती है ये पूरे देश में घूमती रहती है, समय समय पर मेला लगते हैं तब आते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, कई सारी चीज़ों को ले जाते हैं, कुछ समय के लिए रुकते हैं, कुछ चीज़ें बेचते हैं, तो ये व्यवसाय करते हैं। इनके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं। इनको व्यापारी भी कहते थे, अन्य नाम इनके जो है व्यापारी, मुकेई, लवन, लंबाड़ी, ठीक है ना। व्यापारी, मुकेई, लवन और लंबाड़ी, ये इन नामों से भी इनको जाना जाता है। PDF मिल जाएगा जर्नी टू ISP से, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और महाराष्ट्र में ये कैटेगरी ST की तो नहीं है, तो फिर कौन सी कैटेगरी है, उसका नाम है विमुक्त जाति एंड नोमैडिक ट्राइब। विमुक्त जाति एवं नोमैडिक ट्राइब का स्टेटस प्राप्त है। ये छारी डांस करते हैं बंजारा कम्युनिटी। और इनकी जो बोली है वो देख लीजिए, गोर बोली या फिर लंबाड़ी बोली, ठीक है, जो कि एक इंडो आर्यन लैंग्वेज होती है, इंडो आर्यन भाषा होती है, वो होती है। एक फेस्टिवल भी मनाते हैं जिसका नाम है तीज फेस्टिवल, छारी डांस और गोर और लंबाड़ी भाषा। इनके एक लीडर रहे हैं संत सेवालाल महाराज जो इनके लीडर रहे, काफ़ी महत्व होता है इनकी अपनी कम्युनिटी में। अब हम ये देख लेते हैं कि किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाता है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। तो प्रोसेस अगर देखना है तो ऐसे ही बता देते हैं, टाइम लग जाएगा उसमें। देखिए, सबसे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है, या फिर UT यूनियन टेरिटरी होती है, ये आइडेंटिफाई करती है कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनको ST का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये क्या कर लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या फिर UT आइडेंटिफाई कर लिया और ये लिस्ट बना करके सेंटर को भेज दी। और सेंटर में एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, उनको लिस्ट भेज देते हैं। जनजातीय मामलों का मंत्रालय इस लिस्ट को देखता है और जाकर ये RGI के पास रेफर कर देता है। RGI कौन होता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, RGI इनको रेफर कर देता है। RGI सारे डेटा का अन्वेषण करता है, देखता है किन क्षेत्रों में ये ग्रुप पाए जाते हैं, क्या इनको ये दर्जा देना ठीक है, क्या ये जो पैमाने हैं वो पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें। अगर ये सेटिस्फाइड हो गया तो ये अप्रूवल दे देगा। जैसे ही अप्रूवल मिली, अब ये भेजा जाएगा NCST के पास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग जो होता है उसको रेफर कर दिया जाएगा। वो देखेगा, वो भी अप्रूवल दे देगा। फिर ये कैबिनेट के पास पहुँचेगा, यूनियन कैबिनेट जो होती है और प्रेसिडेंट। अब इनका दायित्व हो जाता है कि इसको ST कैटेगरी का दर्जा दे दिया जाए। ये लोग एक ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 का ऑर्डर है,
उसमें संशोधन कर देते हैं और इसको एसटी का दर्जा मिल जाता है। कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। एक है लोकुर कमेटी, लोकुर कमेटी 1965। तो लोकुर कमेटी एक बार पूछा भी गया कि लोकुर कमेटी 1965 जो बनाई गई है इसका संबंध किससे है, जनजाति से है, किससे है, क्या है, ये सीधा पूछा था यूपीएससी ने 2014-15 के आसपास में है। तो लोकुर कमेटी ने 5 पॉइंट दिए थे, जिन पॉइंट के आधार पे आप बता सकते हो आप किसी भी ट्राइब को एसटी ट्राइब का जो अनुसूचित जनजाति ट्राइब होती है उसका दर्जा दिया जाता है। ये 5 पॉइंट क्या है? एक है प्रीमेटिव ट्रेड्स, यानी कि ये देखा जाता है कि ये कितनी आदिम है, कितनी पुरानी है, ये देखा जाता है। इनकी कल्चर को देखा जाता है, क्या इनकी कल्चर सेपरेट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसी कल्चर अन्य लोगों की है वही कल्चर को अपना रहे हैं, बस नाम अलग रख लिया है बंजारा, है ना। इनकी कल्चर अलग होनी चाहिए। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, इनकी जियोग्राफिकल आइसोलेशन में है क्या, इनकी समाज से कोई मतलब नहीं होता, एक अलग ही रहते हैं बिल्कुल। इकोनॉमिक बैकबर्डनेस क्या है, इनकी आर्थिक रूप से क्या सच में बहुत पिछड़ापन है इनके अंदर। साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद वाइडर सोसाइटी, साइनेस यानी शर्माना, शर्माना तो मतलब नहीं है, यानी कि इसका मतलब है कि समाज की जो मुख्य धारा है उससे इनका बिल्कुल कटाव होता है, यानी कि समाज से बहुत इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। आप जानते हो कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, अपना घूमते रहते हैं पूरे देश में, ठीक है, और अपना ट्रेड करते रहते हैं, वही करते रहते हैं, समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये 5 पॉइंट देखे जाते हैं। अब संविधान में कुछ प्रावधान है, तो इस पर कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 3 से 66 क्लॉज 25, यानी कि आर्टिकल 366 क्लॉज 25, इसमें डिफाइन किया गया है एसटी को, और इसमें आर्टिकल 3 से 42 और है उसका भी प्रयोग किया गया है। जो मैं आर्टिकल बता रहा हूँ उनको ना एक बार आप डिटेल में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आर्टिकल 3 से 42 क्लॉज 1, इसमें प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करता है, ठीक है ना, एसटी को। आर्टिकल 3 से 42 क्लॉज 2 है, इसमें पार्लियामेंट को अथॉरिटी होती है। एक 5वीं अनुसूची है, एक 6ठी अनुसूची है। 5वीं अनुसूची में ये कहा गया है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक है, ट्राइबल एरियाज हैं, तो उनके प्रशासन कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें हैं। और जो आपकी 6ठी अनुसूची है इसमें 4 राज्य हैं, उनमें स्पेशल विशेष तौर पे प्रावधान डाले गए हैं कि वहाँ का प्रशासन कैसे होगा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का भी अधिकार है। जैसे कि बोडोलैंड, 5-6 दिन पहले बोडोलैंड पे चर्चा हुई थी कि बोडोलैंड एक ऑटोनॉमस काउंसिल है, जो कि 4 जिले हैं आपके उससे भूटान से लगते हैं, ये ऑटोनॉमस काउंसिल होती हैं। तो आर्टिकल आपको ये देख लेना है, क्या क्या आपको देख लेना, ये देख लेना आर्टिकल 3 से 66 क्लॉज 25, ठीक है, और एक है आपका 3 से 42 आर्टिकल, इसका क्लॉज 1 और क्लॉज 2, ये दोनों देख लेना, ठीक है। हाँ, और 5वीं अनुसूची तो आपको बता ही दिया, 6वीं अनुसूची आपको बता दिया, ये देख लेना, ठीक। और कुछ देखना था आपको, हाँ, अगर आपको इसको और डिटेल पढ़ना है तो आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये जो रोपा एक्ट है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 और 1951, ये अच्छे से देख लेना। हर वर्ष इससे एक पीटी का क्वेश्चन, और पीटी का इन केस ऑफ कभी ना बना तो मेंस का क्वेश्चन तो आता ही आता है, ये देख लेना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ है जनरल टू ISPCS पे मिल जाएगा। सुबह डेली 6 बजे दी हिंदू का एनालिसिस होता है, और अपना शाम को GS डिस्कस होता है, आंसर राइटिंग भी होती है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।